हेलो एवरीवन, सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जाति व्यवस्था। ये जो कास्ट सिस्टम का टॉपिक है ये ग्रेजुएशन तीनों क्लासेस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और एमए और यूजीसी नेट, सिविल सर्विसेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, characteristics of caste system, merit and demerits of caste system, problems due to caste system in rural area and recent change in caste system। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जैसे कि पता है कि भारतीय जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें जाति व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज के संगठन का आधार भी है और विघटन का आधार भी है, इस पर हम पढ़ेंगे। लेकिन आदिम समय से लेकर आज तक जाति व्यवस्था भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। जिस तरह से दूसरे देशों के अंदर या भारत को छोड़कर अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर वर्ग या रंग के आधार पर अलग अलग सामाजिक वर्ग बने हुए हैं, सामाजिक समूह बने हुए हैं और उसके आधार पर भेदभाव किया जाता है। और वहीं यदि भारत के अंदर बात करें तो सामाजिक सत्रीकरण का जो मुख्य आधार है भारत में वो जाति या वर्ण है। जाति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जाति किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई? जाति की क्या परिभाषाएं, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जाति के बारे में। जाति किसे कहते हैं? भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिम देशों में सामाजिक सत्रीकरण, सत्रीकरण का मतलब होता है ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव करना भी, कौन सी जाति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची है और किस जाति की सामाजिक परिस्थिति निम्न है, या फिर कौन सा समूह समाज के अंदर ऊंचा स्थान रखता है और कौन सा समूह है वो समाज में निम्न स्थान रखता है। तो पश्चिम देशों में सामाजिक सत्रीकरण का आधार वर्ग रहा, तो भारत में सामाजिक सत्रीकरण का आधार जाति और वर्ण रहा। यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, इसमें आपको वर्ण करना है, जाति और वर्ण रहा। भारत जातियों का अजायब घर वाला देश है। अजायब घर का मतलब यहाँ पर असंख्य जातियाँ हैं, बहुत अधिक जातियाँ भारत के अंदर पाई जाती है। इतनी जातीय विभिन्नता के पश्चात भी यह जातीय विभिन्नता सामाजिक एकता व संगठन का आधार भी है। इतनी अधिक जातीय विभिन्नता होने के बावजूद भारत में ये जाति ही भारत के अंदर संगठन और एकता का मुख्य आधार भी बनी है। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, परिस्थिति, उपलब्ध अवसरों एवं प्रतिबंधों का निर्धारण करती है। भी किस जाति का व्यक्ति है तो उसके लिए कौन कौन से कार्य निश्चित है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, कौन कौन से सामाजिक अवसर रहेंगे उनके पास और किन किन प्रतिबंधों या नियमों का उन्हें पालन करना होगा, ये भारतीय समाज में जाति ही तय करती है। जाति का अर्थ और परिभाषाएं। अंग्रेजी भाषा का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है प्रजाति, जन्म या भेद। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जातय शब्द से मानी जाती है और जातय का मतलब होता है जन्म। इसका मतलब जाति में महत्वपूर्ण रोल है वो जन्म का होता है। जाति जन्म पर आधारित होती है, जाति बदली नहीं जा सकती। जिस जाति में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस कुल में जन्म हुआ है, वही उसकी जाति मानी जाएगी। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के जन्म या जन्म के परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है। जन्म के परिवार का तात्पर्य ये होगा भी किस परिवार में उसका जन्म हुआ है। ब्राह्मण परिवार में हुआ है, शूद्र परिवार में हुआ है, वैश्य परिवार में हुआ है, किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, जन्म को महत्व दिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात फ्रांस के अबे डुबाय फ्रांस के विद्वान थे, ने इसे प्रजाति के संदर्भ में प्रयोग किया और विभिन्न विद्वानों ने जातियों को निम्न तरीके से परिभाषित किया है। उनके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मजूमदार व मदान की। जाति एक बंद वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या हो गया? ये बंद वर्ग का मतलब ये हुआ भी जाति है उसको चेंज हम नहीं कर सकते। एक बार जाति के अंदर जो व्यक्ति आ गया, जिस परिवार में उसका जन्म हो गया, वो पूरी जिंदगी मृत्यु तक अपना जाति समूह है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग कहा है।
कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, हु सेड? मजूमदार एंड मदान। इरावती कर्वे का मानना है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। नातेदारी समूह कैसे? विस्तृत का मतलब बहुत लंबा चौड़ा। जैसे मान ले एक ही जाति के लोग हैं, उनके पूर्वज या कहीं न कहीं उसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई होगी, तो एक व्यक्ति से हुई होगी, इसका मतलब वो आपस में सभी एक ही जाति के लोग हैं, वो नातेदारी समूह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इरावती कर्वे का मानना है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। चार्ल्स कूले की बात हम करते हैं तो चार्ल्स कूले क्या कहते हैं? जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। आनुवांशिकता का मतलब वंशानुकरण पर आधारित हो। भी जाति में जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके पश्चात उसकी संतान, उसके पश्चात उसकी संतान, इसका मतलब उन सभी की जाति एक ही रहेगी। तो जाति एक ऐसा वर्ग है जो पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित है। मैक्स वेबर जाति को एक बंद समुदाय मानते हैं। दोनों का ध्यान रखना है, मजूमदार तो बंद वर्ग मानते हैं और मैक्स वेबर जाति को एक बंद समुदाय मानते हैं। एफ.जी. बैली के अनुसार जाति एक बंद सावयवी सत्रीकरण है। बंद सावयवी शरीर के समान, सत्रीकरण का मतलब ऊंच नीच के आधार पर जिसमें भेदभाव किया जाता है। जाति एक बंद सावयवी सत्रीकरण है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, इसका मतलब जाति एक सामाजिक समूह है, समाज के अंदर लोगों का एक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। इसका मतलब इसकी सदस्यता अनिवार्य भी होती है और जन्म पर आधारित होती है, प्रदत्त होती है। ये में जिस जाति में हमारा जन्म हुआ उसी के हम सदस्य बन गए। और वो जो समूह है, सामाजिक समूह है, अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह भी, किसके साथ खान पान करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। विवाह, किस समूह के अंदर विवाह करना है, किस समूह में विवाह नहीं करना है, कौन सा हम व्यवसाय कर सकते हैं, किन किन लोगों के साथ हम रह सकते हैं, इसका मतलब सामाजिक सहवास, इस तरह के अनेक प्रतिबंध लागू करता है। तो जाति एक ऐसा सामाजिक समूह हुआ जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करता है। देखिए, जाति का जो विषय है, भारतीय संदर्भ की बात करें और विशेषकर रूरल क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिएगा, जीएस घुरिये का भारतीय समाजशास्त्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में समाजशास्त्र विषय को विकसित करने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा भी जाता है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक है, ये जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई है। जीएस घुरिये ने इस पुस्तक में 6 जाति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया था। और पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। देखिएगा, समाज के खंडात्मक विभाजन का मतलब ये हुआ कि जाति व्यवस्था समाज को छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में बांट देती है। जैसे जाति के आधार पर कौन कौन से, जैसे कौन ब्राह्मण है, कौन निम्न जाति का है, कौन वैश्य है, ये वर्ण हो गए। इनके अंदर भी जातियां हैं अलग अलग। जैसे भारतीय समाज के अंदर हम बहुत सारी अनेकों जातियां उनके बारे में पढ़ते हैं, तो समाज है उसको जाति के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसके पश्चात उन्हीं टुकड़ों के अलग अलग नियम होते हैं, उनके अलग मूल्य होते हैं, अलग संस्कृति होती है। अब एक व्यक्ति है, वो अपने इन समूहों के, इन छोटे छोटे खंडों के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्र या संपूर्ण समुदाय के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी जो भावना है, सामुदायिक भावना है, वो केवल अपने जाति के खंड या टुकड़े के प्रति होती है, संपूर्ण समाज या समुदाय के प्रति नहीं होती। कहने का तात्पर्य है, जाति व्यवस्था समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, क्योंकि अलग अलग जाति समाज है वो अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बंट जाता है। हायरार्की, संस्तरण का मतलब ये होता है ऊंच नीच के आधार पर समाज को बांटना। जाति व्यवस्था समाज को ऊंच नीच के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देती है।
जैसे भारतीय समाज की हम बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण है उनका स्थान सबसे ऊपर, सामाजिक परिस्थिति सामाजिक मान सम्मान सबसे अधिक, और वहीं शूद्र है निम्न जाति है उनका समाज जो मान सम्मान या सामाजिक परिस्थिति सबसे निम्न है। अब ब्राह्मण और अधिक ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो सर्वोच्च हो गया, शूद्र है और अधिक निम्न नहीं जा सकता क्योंकि वो एकदम से निम्न हो गया, बीच में रह गए वैश्य, वो इधर उधर आगे पीछे जा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज जाति व्यवस्था समाज को अलग अलग भागों में बांट देती है, खंडों में विभाजित कर देती है, और उसी के आधार पर सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा और शूद्र का समान स्थान निम्न। तो जाति व्यवस्था समाज को ऊंच नीच के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटती है। अगला जीएस घुरिये ने बताया है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। भोजन पर प्रतिबंध, भोजन का तात्पर्य ये हुआ भी कौन सी जाति किस जाति के हाथ का बना हुआ पक्का भोजन या फिर कच्चा भोजन ले सकती है। कच्चे और पक्के भोजन पवित्र अपवित्र के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे किसके सामाजिक, और इसके साथ साथ सामाजिक सहवास का मतलब कौन सी जाति किसके साथ रह सकती है, समाज में रह सकती है, समाज में हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, उनके साथ रहकर आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे के बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है ये जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे जो निम्न जातियां हैं उच्च जातियों के साथ हुक्का बीड़ी नहीं पी सकती, उच्च जातियां निम्न जातियों के बर्तन शेयर नहीं करेंगे आपस में, उच्च जातियां जो है वो निम्न जातियों के हाथ के बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका मतलब भोजन व सामाजिक सहवास पर जाति व्यवस्था बहुत सारे प्रतिबंध लगाती है। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं, निर्योग्यताओं का मतलब होगा पाबंदियां, कौन सा काम वो नहीं कर सकते। विशेषाधिकार, विशेष अधिकार, तो जाति व्यवस्था कुछ जाति व्यवस्था समाज के अंदर कुछ एक जातियों को तो विशेष अधिकार देते हैं और कुछ एक जातियों पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा देते हैं, निर्योग्यताएं लगा देते हैं भी कौन सा काम वो नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति है या ब्राह्मण है वो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सभी कार्यों में उसका प्रभुत्व है, विशेषाधिकार है। तो वहीं पर जो निम्न जाति या शूद्र लोग हैं वो ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग उनके संपर्क में नहीं आ सकते, उनके जो जहाँ पर पानी पीते हैं जिन साधनों में वो यात्रा करते हैं उनके साथ वो नहीं जा सकते थे, मंदिरों में वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, राजनीतिक वोट डालने का उनका अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार उनका नहीं था, उनको अपनी पहचान नहीं छुपा सकते थे, उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ती थी ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उनको पहचान ले और उनके संपर्क में न आए। जैसे मालाबार के ईजावाह लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने, गाय का दूध निकालने की अनुमति नहीं थी। वहीं पर पुणे की जब हम बात करें तो पुणे में अछूत जातियां हैं वो शाम को 3 से सुबह 10 बजे तक, शाम को 3 बजे से सुबह 9 बजे तक शहर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी निम्न जातियों को। अब उसका कारण क्या था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस समय शाम को 3 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले व्यक्ति की परछाइयाँ लंबी होती है। तो इसका कारण ये था कि उच्च जाति के लोग की निम्न जाति के व्यक्ति की परछाई यदि उच्च जाति के ऊपर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता था। तो इससे बचने के लिए नियम बना दिया गया था कि जो शाम को 3 बजे से सुबह 9 बजे तक निम्न जाति के लोग शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जातीय भेदभाव की चरम सीमा भी थी। तो नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार जाति के आधार पर मिले हुए थे। इसके साथ साथ जो निम्न जातियां थी वो हर जगह पर थूक भी नहीं सकते थे, तो उन्हें गले के अंदर कुछ लटका कर रखना पड़ता था, जिसके अंदर कोई बर्तन लटका कर रखते थे, जिस जब थूकने की ज़रूरत महसूस हो तो वो उसी बर्तन में थूकते थे। इसके साथ साथ निर्योग्यताएं ऐसी भी थी कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि कहीं बाहर जा रहा है तो उसको हाथ में कोई चीज़, ढोल या ड्रम या इस तरह की कोई लकड़ी की चीज़ वो बजाते हुए चलता था,
ताकि दूसरे लोगों को पता लग जाए कि ये निम्न जाति का है और वो उसके टच करके अपवित्र न हो जाए। तो इस तरह से नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं विशेषाधिकार जातीय आधार पर मिले हुए थे। व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। जो जाति व्यवस्था है वो व्यवसाय चयन पर प्रतिबंध लगाती है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि व्यवसाय पूर्वजों के अनुसार होते हैं, परंपरागत व्यवसाय होते हैं। जो कार्य उनके व्यक्ति के पूर्वज करते हैं वही कार्य उस व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, चाहे वो उसमें कुशल हो या ना हो, चाहे वो उसे करना चाहता हो या न करना चाहता हो, दूसरा व्यवसाय वो नहीं कर सकता। जैसे एक धोबी का लड़का या लड़की धोबी का ही काम करेगा, कपड़े धोने का ही काम करेगा, चाहे उसमें कितना ही टैलेंट हो। ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते थे और जाति व्यवस्था इन व्यवसायों का हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से जो कुम्हार का लड़का है वो घड़े बनाने का ही काम करता है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी घड़े बनाने का ही काम करेगा। नाई का बच्चा लड़का बाल बनाने का काम करता है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करेगा। मतलब व्यवसाय चयन की किसी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कुशलता का महत्व नहीं था, जन्म का महत्व था, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व था, अर्जित या व्यक्तिगत गुणों का महत्व जाति के अंदर नहीं है। विवाह संबंधी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। जाति व्यवस्था की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। व्यक्ति अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह कर सकता है, अपनी जाति या उपजाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, और यदि वो ऐसा करता है तो उस पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उसे दंड दिया जाता है। तो इसका मतलब जो विवाह संबंधी प्रतिबंध है वो भी जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसके अलावा एक अन्य विशेषता और भी हम कह सकते हैं कि जन्म का महत्व, जाति व्यवस्था है उसमें जन्म का अधिक महत्व है, उसमें व्यक्तिगत गुणों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें प्रदत्त परिस्थिति का ही महत्व है, अर्जित परिस्थिति का नहीं है। क्योंकि जिस कुल में व्यक्ति का जन्म हुआ, जिस जाति में जन्म हुआ, उसी के आधार पर उसकी सामाजिक परिस्थिति तय होती है। यदि उसका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो उस ब्राह्मण परिवार में हुआ तो उसकी सामाजिक परिस्थिति सर्वोच्च होगी, और यदि उसका जन्म निम्न जाति में शूद्र परिवार में हुआ है तो उसकी परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, वो निम्न होगी। तो ये सामाजिक जाति प्रथा की विशेषताएं थी जो जीएस घुरिये ने कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक में बताई थी। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के महत्व की, गुण की, या क्वेश्चन जाति व्यवस्था के कार्य क्या है, उसके महत्व क्या है, गुण क्या है, लाभ क्या है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर इसका एक ही बनेगा। जाति व्यवस्था के कार्यों की हम बात करते हैं। जाति प्रथा के कार्य या भूमिका या महत्व, फंक्शंस और रोल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। समाज सुधारकों, शिक्षितों, राजनेताओं आदि प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा जाति को एक निरर्थक और हानिकारक संस्था कहकर इसकी आलोचना की जाती रही है। परंतु जाति को यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसने व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य भी किए हैं। हटन ने जाति के कार्यों को 3 भागों में बांटकर इसके महत्व या इसकी उपयोगिता या इसकी भूमिका को बड़े ही विस्तार से बताया है, जिसका हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जाति प्रथा के लाभ और महत्व, तो इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है, व्यक्ति के लिए लाभ, समुदाय के लिए लाभ और राष्ट्र के लिए लाभ। व्यक्ति के लिए, समुदाय का मतलब उस जाति के लिए क्या लाभ है और पूरे देश के लिए क्या लाभ है, समाज के लिए क्या लाभ है, समुदाय के लिए क्या लाभ है। तो हम पहला पॉइंट करते हैं, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण लाभ ये है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित कर देती है, और सामाजिक स्थिति निर्धारित करने का मतलब उसी के आधार पर उसके कार्य, उसका पद, उसकी स्थिति निर्धारित हो जाती है और व्यक्ति उसी के अनुसार समाज के अंदर व्यवहार करता रहता है। और यह सामाजिक स्थिति कब तक बनी रहेगी? जब तक व्यक्ति जाति के नियमों का पालन करता रहेगा। तो जाति है वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि ब्राह्मण परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी सामाजिक स्थिति उच्च होगी, और शूद्र परिवार में हुआ है तो उसकी सामाजिक स्थिति निम्न होगी। मानसिक सुरक्षा, जाति व्यवस्था व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। मानसिक सुरक्षा क्यों प्रदान करती है? क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय होता है। व्यक्ति को पहले से पता होता है कि उसे कौन सा काम करना है, उसे ये पता होता है किस समूह में विवाह करना है, उसे ये पता होता है समाज के अंदर उसकी स्थिति क्या है, उसे ये भी पता होता है कि उसे किस तरह का व्यवहार करना है।
कौन कौन सी रीति रिवाजों का पालन करना है, धार्मिक अधिकार उसके क्या है, वो सभी पहले से ही उसको पता होता है। इसलिए व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है, उसे किसी तरह का कोई मानसिक असंतोष नहीं होता। व्यवसाय का निर्धारण। दूसरा जाति का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण कर देती है पहले से, इसलिए बेरोजगारी की समस्या नहीं आ पाती, क्योंकि जो काम व्यक्ति का पिता या उसके पूर्वज करते थे वही काम उसको करना पड़ता है, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति उस कार्य में दक्ष भी हो जाता है, कुशल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता जब वो काम करते थे, जब छोटा बच्चा है वो बच्चा उस काम को देखता है और उसी समय वो काम को करने लग जाता है, और ज्यों ज्यों बड़ा होता है वो काम संभालता है, तब तक वो उस काम में पूरी तरह से निपुण हो जाता है। तो जातीय व्यक्ति के लिए व्यवसाय का निर्धारण भी करती है, क्योंकि व्यवसाय परंपरागत या वंशानुक्रम आधार पर आधारित होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि कुम्हार का लड़का घड़े बनाएगा, नाई का लड़का बाल बनाएगा, लोहार का लड़का लोहे का काम करेगा, सुनार का लड़का सुनार का काम करेगा। वैवाहिक समूह का निर्धारण। जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये व्यक्ति के लिए विवाह समूह का पहले से ही निर्धारण कर देती है। मतलब उसे ये पहले से पता होता है कि उसे किस जाति, किस समुदाय या किस उपजाति में विवाह करना है और किस जाति या किस समुदाय में उसे विवाह नहीं करना है, ये उसको पहले से ही पता चल जाता है। सामाजिक सुरक्षा। जाति व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। एक तो जातीय आधार पर संगठन बने हुए हैं, यदि व्यक्ति के अधिकारों पर किसी तरह की कोई आंच आती है तो वो जातीय संगठन उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, यदि व्यक्ति अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए, वृद्ध हो जाए, या कोई गरीब है उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, या विवाह शादी में खर्चे की ज़रूरत पड़ गई, या फिर कोई किसी की डेथ हो गई, तो उस समय जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति के सदस्य एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विवाह शादी का प्रोग्राम है तो आर्थिक मदद भी लोग करते हैं, जाति के लोग करते हैं। जैसे मामा की तरफ से भात भरने की परंपरा है, या दूसरे सदस्यों के द्वारा न्योता या बांध देने की भी परंपरा है। इसी तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा में भी जाति के सदस्य मदद करते हैं। किसी की डेथ हो जाए, दुख की घड़ी हो, तो सभी जाति के सदस्य वो आकर सांत्वना प्रकट भी वहाँ पर करते हैं। तो इसका मतलब जाति व्यवस्था व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान भी करती है। व्यवहारों पर नियंत्रण। जाति व्यवस्था व्यक्ति के व्यवहारों पर भी नियंत्रण करती है। व्यवहारों पर नियंत्रण करने का तात्पर्य ये हुआ कि जो जाति के नियम है, उन नियमों का यदि व्यक्ति उल्लंघन करता है तो जाति पंचायत के द्वारा, जाति सदस्यों के द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है, उसको बहिष्कृत किया जा सकता है। इसीलिए इस डर के कारण व्यक्ति जातीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। ये व्यक्ति के लिए लाभ थे, व्यक्ति के लिए कार्य महत्व या लाभ थे। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं जाति समुदाय से संबंधित कार्य लाभ। पूरे जातीय समुदाय को क्या इससे क्या लाभ होंगे? उसमें पहला है धार्मिक भावना की रक्षा। प्रत्येक जाति के देखिए देवी देवता और धार्मिक नियम होते हैं, और जाति व्यवस्था उन धार्मिक नियमों, उस जाति के लोग उस धार्मिक नियमों का, रीति रिवाजों का पूरे दिल से उसका पालन करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं की रक्षा होती है। प्रत्येक जाति है वो किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना अवश्य करती है, तो उस सभी जाति के सदस्य है पूरे तहे दिल से उस देवी देवता की पूजा अर्चना पूरे विधिवत तरीके से करते हैं, तो धार्मिक भावना इससे सुरक्षित रहती है। रक्त शुद्धता बनाए रखना। जातीय समुदाय को या पूरी जाति को एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि जाति व्यवस्था से उस जाति के अंदर रक्त शुद्धता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि अपनी जाति से या उपजाति से बाहर शादी करने की अनुमति नहीं होती, और व्यक्ति जाति से बाहर शादी नहीं करता है तो अन्य जातियों के दोष वहाँ पर नहीं आ पाते और रक्त शुद्धता बनी रहती है। सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था पूरे समाज या समुदाय की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था बता देती है जाति विशेष की सामाजिक संस्तरण में क्या स्थान है, वो सबसे ऊपर है या सबसे निम्न है या बीच में है। जैसे ब्राह्मण जाति है उसकी परिस्थिति उच्च, निम्न जाति की परिस्थिति निम्न। देखिए हम परंपरागत संदर्भ में ये देख रहे हैं, आधुनिक संदर्भ की हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि आधुनिक समय में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आप बीच में ये मत सोचिएगा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की स्थिति का बार बार या शूद्रों का बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आज तो ये स्थिति है ही नहीं।
ये परंपरागत बात हम कर रहे हैं, जीएस घुरिये ने बताई थी, वो पुराने भारतीय सिस्टम था, जातीय सिस्टम था, उसके बारे में बताया। इसके पश्चात हम आगे पढ़ेंगे भी आधुनिक समय में क्या परिवर्तन है, तो वहाँ पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। संस्कृति की रक्षा, जाति व्यवस्था अपनी जातीय समुदाय की, जातीय समाज की संस्कृति की रक्षा भी करती है। संस्कृति का मतलब उस जाति के मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, इन मूल्यों को जाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम परिवार के अंदर है, तो परिवार के लोग हमें धार्मिक मूल्य, अपने किस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, वो बताते हैं। अपना व्यवसाय क्या है उसके बारे में बताया जाता है। हमारे कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाता है। कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा भी जाति करती है। जातीय एकता को प्रोत्साहन, दूसरा, जो जाति है वो पूरे समुदाय की एकता को प्रोत्साहित करती है। पूरे समुदाय की एकता को प्रोत्साहित करने का मतलब क्या हुआ कि उस जाति के सभी लोगों में सामुदायिक भावना होती है, हम की भावना होती है। वो सभी मिलकर, एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, उनके मूल्य एक जैसे होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज, अधिकार, विशेषाधिकार, वो सारे एक ही जैसे होते हैं। तो इसीलिए उन सभी लोगों में एकता की भावना भी पनपती है। तो जाति है वो जाति समुदाय में एकता स्थापित भी करती है और उसको बनाए रखती है। संपूर्ण समाज को क्या लाभ होगा, जो जाति व्यवस्था, इसे संपूर्ण समाज को क्या लाभ होगा, तो इसे समाज का विकास होगा और उसकी रक्षा भी होगी। समाज का विकास कैसे होगा, जाति व्यवस्था इसने हिंदू समाज की सदैव ही रक्षा की है और सदस्यों को एकता के सूत्र में भी बांधने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत के ऊपर आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से आक्रमण किया और यहाँ पर अपना प्रभुत्व भी जमाए रखा, लेकिन जो पूरा समाज है उसकी रक्षा उस समय जाति ने की। और जितने भी बाहरी समुदाय भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, वो सारे समुदाय भारतीय जाति के अंदर समा गए, मतलब किसी न किसी जाति के अंदर वो शामिल हो गए। इसके पश्चात राजनीतिक स्थिरता, जाति व्यवस्था भारतीय समाज में राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान की है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि बहुत सारे आक्रमणकारी भारत के ऊपर आए और आक्रमणकारी जब भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया तो उससे राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आना लाजमी था। क्योंकि जब मान लो मुस्लिमों ने आक्रमण किया, उन्होंने अपना राज स्थापित किया, तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आना उसी के अनुसार होना था, उनके धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार। उन्होंने किया, मुगलों ने किया, तो उनका प्रत्येक ने जैसे जैसे जिस जाति के नियम थे, जिस धर्म के नियम थे, जिस राजा के नियम थे, उसके अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आने थे। किंतु भारत में ऐसे परिवर्तन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जाति थी। इस जाति व्यवस्था ने अपनी रक्षा की, समाज की रक्षा की। संपूर्ण समाज को श्रम विभाजन हो गया। एक लाभ ये भी हुआ कि संपूर्ण समाज में कार्य अलग अलग जाति के आधार पर कार्यों को बांट दिया गया। घड़े बनाने का काम कौन करेगा, बाल बनाने का काम कौन करेगा, लोहे का काम कौन करेगा, चमड़े का काम कौन करेगा, सोने का काम कौन करेगा, ये सारे काम फिक्स कर दिए गए, बांट दिए गए, श्रम विभाजन कर दिया गया। अब इससे समाज में एकता पैदा हुई। एकता कैसे पैदा हुई कि जो सुनार है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुलाहे पर भी निर्भर है, कपड़े के लिए, चमड़े के लिए वो अन्य पर निर्भर है, इसी तरह से घड़े के लिए वो अन्य पर निर्भर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर भी हुए। तो श्रम विभाजन, जाति व्यवस्था ने समाज में श्रम विभाजन पैदा किया और श्रम विभाजन में समाज में प्रकार्यात्मक या कार्य के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण एकता स्थापित भी की। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता, धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का तात्पर्य ये है कि धर्म के आधार पर बहुत सारे देशों में अनेक क्रांतियाँ हुई, परंतु भारत में देखिएगा विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन धार्मिक क्रांतियाँ भारत के अंदर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ की जाति व्यवस्था है उसमें उदारता है, सहिष्णुता है। तो भारतीय जो जातीय व्यवस्था में सहिष्णुता और उदारता थी, उससे धर्म के अंदर भी सहिष्णुता और उदारता आई और भारत में सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम से, सामंजस्य से साथ मिलकर जीवन यापन कर रहे हैं और इसने एकता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दायित्व निर्धारण की, निर्वाह की प्रेरणा, जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज के लोगों को
अपना कार्य, जिम्मेवारी, दायित्व निर्वाह करने की प्रेरणा देती है। जाति व्यवस्था ने एक विश्वास पैदा किया सभी लोगों के अंदर कि जो ब्राह्मण है, जो जाति में हमारा जन्म हुआ है, ये पूर्व जन्मों के कारण हुआ है। ब्राह्मण है उसके पूर्व कर्मों के कारण हुआ है। ब्राह्मण है उसके अच्छे कर्म किए हुए थे, उच्च जाति मिली। शूद्र है, निम्न कर्म किए हुए थे तो उसको निम्न जाति मिली। अब सभी व्यक्ति अपनी अपनी जाति के अनुसार जो काम मिला हो उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं, अपना उत्तरदायित्व तो पूरी निष्ठा और लगन से निभाते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा अगले जन्म में हमें उच्च जाति मिलेगी। तो जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उच्च कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके पश्चात सांस्कृतिक हस्तांतरण। जाति व्यवस्था सांस्कृतिक हस्तांतरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जाति के अपने मूल्य होते हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करती रहती है। तो ये हटन ने जो लाभ बताए थे, कार्य बताए थे जाति व्यवस्था के। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था के अवगुण कौन कौन से हैं, मतलब जाति व्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्योंकि जाति व्यवस्था है उसके लाभ हैं, निसंदेह उसके लाभ हैं, परंतु जब जाति व्यवस्था केवल अपनी जाति को ही श्रेष्ठ मानने लग जाए तो फिर उसकी हानियाँ भी हैं। आर्थिक विकास में बाधक। तो पहली इसकी डीमेरिट्स है, हानियाँ है, वो आर्थिक विकास में बाधक। इसके देखिए कई कारण हैं। एक तो इसने समाज को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया, और दूसरा व्यक्ति के अंदर चाहे कितना ही टैलेंट हो उसे अपने कुशलता के आधार पर काम करने की छूट नहीं है, क्योंकि उसे परंपरागत व्यवसाय ही करना पड़ेगा, परंपरागत कार्य ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, चाहे उसे वो काम आता हो या ना आता हो। तो इससे देश का राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय विकास कब होगा, जब हम प्रत्येक कार्य को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार करें। परंतु यहाँ पर व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं है, जो कि आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में बाधा। जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में भी एक बाधा बनकर उभरी, क्योंकि इस जाति व्यवस्था ने समाज को अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा भाव, भक्ति भाव उन खंडों के प्रति रखता है, और स्वार्थ भावना अपने समुदाय के प्रति, अपनी जाति के प्रति या पूरे राष्ट्र के प्रति समुदाय की भावना, सामुदायिक भावना नहीं है। पहले जाति बाद में देश। इससे राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा पैदा हुई। व्यक्ति के विकास में बाधा। जो जाति प्रथा इसने व्यक्ति के विकास में भी बाधा उत्पन्न की, क्योंकि व्यक्ति का विकास कब होगा, जब वो लोकतांत्रिक तरीके से समानतापूर्वक अपनी कुशलता के साथ जीवन यापन कर सके। परंतु जाति व्यवस्था न तो किसी भी तरह के व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता देती है, न ही राजनीतिक अधिकारों में समानता है, न धार्मिक अधिकारों में समानता है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित रहता है और उसका विकास नहीं हो सकता। प्रजातंत्र विरोधी। जाति व्यवस्था प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा होता है। जाति व्यवस्था जो है ये समानता पर आधारित नहीं है, क्योंकि एक विशेष जाति को तो बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, हर मामले में प्रभुत्व है, जबकि जो निम्न जाति है उनको कोई अधिकार नहीं है, उन पर केवल प्रतिबंध हैं। तो यह प्रजातंत्र विरोधी भी है। दूसरा, जब भी कोई कैंडिडेट, लोग जैसे निम्न जातियां थी बहुत समय तक, तो उनको चुनाव लड़ने या फिर वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। और आज भी यदि भारतीय संदर्भ की बात हम करें तो जाति व्यवस्था है वो लोकतंत्र के विरोधी इस कारण से भी है, क्योंकि आज जब चुनाव के अंदर हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो कैंडिडेट देखने की बजाय उसकी कास्ट देखी जाती है, और जब पार्टियां या दल कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो कैंडिडेट्स की निपुणता, कार्यकुशलता देखने की बजाय उसकी जाति बाहुल देखकर भी, जिस जाति के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर जिस जाति विशेष के लोग ज़्यादा हैं उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। तो ये प्रजातंत्र विरोधी भी है। समाज का विभाजन। जाति व्यवस्था ने समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया, छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया, जिससे वो जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी वो केवल अपने हितों की चिंता करती है, संपूर्ण समाज की चिंता नहीं करती है। अकर्मण्यता या भाग्यवादिता। जाति व्यवस्था ने लोगों के बीच में अकर्मण्यता का मतलब नकारापन, काम न करने की भावना, भाग्यवादिता, केवल किस्मत के ऊपर छोड़ने की भावना भी इससे बड़ी, क्योंकि व्यक्ति सोचते हैं हम चाहे कितना ही मेहनत कर लें,
हम अपना व्यवसाय चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी सामाजिक स्थिति चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितनी मेहनत क्यों न करें। हम निमन हैं तो निमन ही रहेंगे। हम जो काम पूर्वज करते आ रहे हैं वही काम हमें करना पड़ेगा। तो उससे काम के प्रति रुचि नहीं रहती और वो किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं और काम नहीं करते, जिससे किसी भी हालत में देश का राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता। श्रमिकों की गतिशीलता व कुशलता में बाधक। जाति व्यवस्था श्रमिकों की कुशलता वह गतिशीलता में भी बाधक है। गतिशीलता का मतलब हो गया श्रमिकों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक कार्य से दूसरे कार्य में जाना। परंतु यहाँ पर जाति व्यवस्था में व्यक्ति है वो अपने काम के आधार पर गांव में बंधे हुए हैं। जैसे जजमानी प्रथा के अंदर हमने पढ़ा कि एक जजमान होता है और उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारी जातियाँ होती हैं। अब व्यक्ति उसी जजमान की सेवा करेगा। जैसे धोबी है तो वो उसी जजमान के लिए कपड़े धोएगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता, अन्य जगह पर जाकर भी नहीं कर सकता दूसरा काम। तो इससे उसकी कुशलता में भी बहुत कुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे में कपड़े धोने का उसका मन ही ना हो, ये काम करने का मन ही ना हो, उसमें कोई दूसरी क्वालिटी हो, तो वो अपनी कुशलता का निखार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो परंपरागत काम ही करना पड़ता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो वही करना है उसको। सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। जो जाति व्यवस्था है वो विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि जाति व्यवस्था ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया, दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया, बेमेल विवाह। बेमेल विवाह का मतलब अपनी जाति में विवाह करना। तो इससे यदि बराबर का लड़का या लड़की न मिले तो उसे शादी अपनी जाति में करनी है, तो इससे बेमेल विवाह को भी बढ़ावा मिला। विधवा विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो इससे बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई। स्त्रियों की निम्न स्थिति, दहेज प्रथा, बाल विवाह के का प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह का अभाव जैसी सामाजिक समस्याओं के कारण और अशिक्षा के कारण, क्योंकि कुछ एक जातियां हैं वो महिलाओं की शिक्षा के प्रति सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, उनकी शिक्षा दिलाने के प्रति वो सकारात्मक नहीं है। तो इससे महिलाओं की स्थिति है वो निरंतर गिरती गई और उनकी स्थिति निम्न रही। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। जो जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया, इसका मतलब ये हुआ कई उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों के छूने मात्र से अपने आप को अपवित्र समझने लगी, और इसी कारण अस्पृश्य जातियों पर बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रतिबंध लगा दिए गए। धर्म परिवर्तन। जो जातीय व्यवस्था इसने धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि आर्थिक जो आर्थिक और सामाजिक शोषण, निम्न जातियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण बहुत अधिक होता था। उनसे गंदे और घृणित काम करवाए जाते थे और बदले में उसे उचित मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? जो जो निम्न जातियां थी उन जातियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करके वो या तो ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए, क्योंकि ईसाई और मुसलमानों के अंदर जातीय भेदभाव नहीं है। तो जाति व्यवस्था ने धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। निम्न जातियों का शोषण। जो ये जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में प्रताड़ित निम्न जातियां ही रही। निम्न जातियों का सदैव शोषण होता रहा। जैसे हमने अभी बताया कि उनसे निम्न, गंदे और घृणित समझे जाने वाले काम करवाए गए और उनको उनके बदले में उचित मेहनताना भी नहीं दिया गया। तो जाति व्यवस्था इसके अनेकों दोष भी हैं और इन दोषों को दूर करना अति आवश्यक है, वरना यह किसी भी हालत में व्यक्ति, राष्ट्र या समाज के लिए हितकर नहीं रहेगा। उनके प्रति, जाति के प्रति, सभी जातियों के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी है। प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन रूरल एरिया ड्यू टू कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, ये केवल फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। जाति व्यवस्था से उत्पन्न ग्रामीण समस्याएं, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। इससे बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। कौन कौन सामाजिक समस्याएं? जैसे बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी कर देना, जिससे बच्चे, लड़का और लड़की दोनों के शरीर के ऊपर, उनके उत्पन्न होने वाली संतानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह आदि विवाहों का प्रचलन बढ़ा। मतलब इससे बहुत अधिक सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, जिससे एक बहुत बड़ा तबका है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे छुआछूत जैसी समस्या भी पैदा हुई, जिससे एक तबके को एकदम से नकार दिया।
और उससे हाथ लगाने, उसकी परछाई मात्र पड़ने से, उसके संपर्क में मात्र आने से भी अपने आप को अपवित्र समझा जाने लगा। तो वो तबका एक जो उस समय शूद्र समझा जाता था, निम्न जाति समझी जाती थी, हर क्षेत्र में उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। स्थानीय गतिशीलता में बाधक जो ये जाति व्यवस्था है, इसकी एक समस्या ये भी रही कि इसमें व्यक्ति है वो अपना स्थान छोड़कर काम के लिए दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति है वो अपने परिवार, जाति और गांव से कार्य के आधार पर इस प्रकार बंध जाता है कि उस कार्य को वो छोड़कर दूसरी जगह पर कार्य कर ही नहीं सकता, वो अपनी कुशलता का प्रयोग कर ही नहीं सकता। असप्रयस्ता की समस्या। असप्रयस्ता का मतलब हाथ न लगाना, छूना न। जो जाति व्यवस्था इसके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छुआछूत की समस्या पैदा हुई। छुआछूत का मतलब होता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के संपर्क में आने से, उनके साथ बातें करने से, उनसे छूने से या उनके स्पर्श मात्र से अपने आप को अपवित्र मानने लग जाते हैं। और इसी कारण जो निम्न जातियां थी उनका खान पान अलग कर दिया गया, उनका पानी भरने, पानी पीने की जगह अलग कर दी गई, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब वो उनके जो उच्च जाति के लोग उनके साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनके साथ सामाजिक सहवास या सामाजिक रूप से रह नहीं सकते थे, उनके साथ हुक्का बीड़ी नहीं पी सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जाति व्यवस्था इसने अस्पृश्यता जैसी घृणित सामाजिक समस्या को जन्म दिया। निम्न जातियों का शोषण, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये हुई कि जाति व्यवस्था ने निम्न जातियों का शोषण कर बहुत अधिक किसी निम्न जातियों का शोषण हुआ। इसको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। मंदिर आदि में प्रवेश करने, पूजा अर्चना, पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी निम्न जातियों का। उनसे गंदा और घृणित समझा जाने वाला काम करवाया जाता था और उसके बदले में उचित मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। राजनीतिक अधिकार लगभग न के बराबर थे। शिक्षा से भी इनको वंचित रखा जाता था या फिर शिक्षा उन्हें अलग बैठा कर दी जाती थी। जहाँ पर उच्च जाति के लोग या वे जो क्षत्रिय लोग हैं वो जहाँ पर खान पान या व्यवहार करते थे वहाँ पर इनको जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से इनका सदैव से ही सामाजिक और आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक शोषण किया जाता रहा है। आर्थिक कुशलता में ह्रास। जो जातीय व्यवस्था इसने आर्थिक कुशलता के ऊपर भी गहरी चोट की, कड़े प्रहार किए। क्योंकि व्यक्ति व्यवसाय परंपरागत ही करेगा, चाहे उसमें रुचि हो या ना हो, कुशलता हो या ना हो। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, उसके अंदर तकनीकी कुशलता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसे परंपरागत कार्यों से बाहर नहीं आने देती। वो परंपरागत कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य कर ही नहीं सकता। इससे व्यक्ति के अंदर आर्थिक कुशलता का अभाव हो जाता है। आर्थिक कुशलता है उसको निखारा नहीं जा सकता। राष्ट्रीयता तथा प्रजातंत्र में बाधक। जो जातीय व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह राष्ट्रीय और प्रजातंत्र में एक बाधा बनकर उभरी है। क्योंकि जो इससे समाज है वो छोटे छोटे अलग अलग खंडों में बंट गया और व्यक्ति अपनी जाति, अपने खंडों के प्रति सोचने लगा, न कि पूरे देश के प्रति। दूसरा प्रजातंत्र है वो समानता, भाईचारे, स्वतंत्रता पर बल देता है, परंतु जाति व्यवस्था न तो स्वतंत्रता पर आधारित है, न समानता पर आधारित है, न आपसी भाईचारे पर आधारित है। इसीलिए जाति व्यवस्था राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उभरी है। अनुत्पादक वर्गों का उदय। ऐसा वर्ग, अनुत्पादक का मतलब जो किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं करते हैं। इसमें जो अपने आप को उच्च जाति का समझने वाले लोग थे वो अपने आप को अलौकिक समझते हैं, सुपर समझते हैं और ये समझने लगे कि हम तो काम करने के लिए पैदा हुए ही नहीं हैं, हम तो ऐशो आराम भोगने के लिए पैदा हुए, हम तो दूसरों से काम करवाने के लिए पैदा हुए हैं। और वो खुद कोई काम करे, यदि करे तो उसको अपमान समझते हैं। इसीलिए एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो अनुत्पादक वर्ग है, जो अकर्मण्य वर्ग है, जो नकारा वर्ग है, और ये देश के ऊपर एक बोझ बनकर उभरे। तो जाति व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्र में अनुत्पादक वर्गों का भी उदय हुआ। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। रिसेंट चेंज इन कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था से आधुनिक समय में क्या परिवर्तन आए हैं। जाति व्यवस्था में वर्तमान, वो परंपरागत समाज की बात हम कर रहे थे, भारतीय समाज की, और अब क्या परिवर्तन आए हैं। तो इसमें पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट।
अब ब्राह्मणों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। पहले ब्राह्मणों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर क्षेत्र के अंदर जो प्रभुत्व था, वो प्रभुत्व अब वर्तमान समय में नहीं रहा, क्योंकि वर्तमान समय में जन्म का महत्व न होकर व्यक्ति के कर्मों का महत्व, कार्यों का महत्व हो गया, उसकी मेहनत का महत्व हो गया, उसकी श्रम का महत्व हो गया। हरिजनों की स्थिति में सुधार। वर्तमान समय में हरिजन समझे जाने या निम्न समझे जाने वाली जातियों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि निम्न जातियां मेहनत करके ऊपर उठी है। और अब जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि अब जो महत्व है वो प्रदत्त परिस्थिति का नहीं है, जन्म का नहीं है, अब महत्व अर्जित परिस्थिति का है, व्यक्तिगत गुणों का महत्व है। जैसे मान लीजिए एक निम्न जाति का डीसी है, उसके अंडर में पीएन या कलरक है, वो ब्राह्मण है, तो परिस्थिति उच्च किसकी होगी? डीसी की होगी, न कि उस पीएन या कलरक की। जाति में वो ब्राह्मण होने के कारण तो हरिजनों की स्थिति में सुधार आया। उन्होंने मेहनत की और कुछ उन्हें राजनीतिक, सामाजिक अधिकार दिए गए कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। व्यवसाय चयन में स्वतंत्रता। वर्तमान समय में जातीय आधार पर जो व्यवसाय की बाध्यता थी, उससे स्वतंत्रता मिली। अब लोग जाति के आधार पर व्यवसाय न करके अपने रुचि के अनुसार व्यवसाय करते हैं, अपनी कुशलता के अनुसार व्यवसाय करते हैं, अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर काम धंधा करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आया। उस व्यक्ति को खुद को बेनिफिट हुआ, लाभ हुए, समाज को लाभ हुआ और पूरे देश को लाभ हुआ। जन्म के महत्व। वर्तमान समय में जन्म के महत्व में कमी आई है। जन्म का अब जाति व्यवस्था या जन्म का कोई महत्व नहीं है, अब व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का महत्व हुआ। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। अब लड़के और लड़की एक ही साथ मिलकर उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दूसरे कोई जॉब प्लेस जहाँ पर भी वो नौकरी करते हैं वहाँ पर काम करते हैं। तो आपस में जब वो एक जगह पर काम करते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने के कारण वो आपस में ही शादी करने लगे, जहाँ पर जातीय बंधन समाप्त हुए। कोर्ट मैरिज, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा। तो विवाह संबंधी जो परंपरागत प्रतिबंध थे उनमें भी अब परिवर्तन आया है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले जो कच्चे या पक्के भोजन के आधार पर जो प्रतिबंध थे, वो प्रतिबंध वर्तमान समय में नहीं रहे। अब भोजन करते समय जाति नहीं देखी जाती। जैसे मान लीजिए गांव, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं किसी के घर शादी है, तो जब किसी के घर शादी है तो वहाँ पर सभी लोग साथ मिलकर बड़े प्रेम से भोजन करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसके साथ साथ किसी उद्योग में, फैक्ट्री में, कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ पर भी जब वो खाना खाते हैं तो सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और एक दूसरे का भोजन शेयर भी करते हैं आपस में। तो इससे क्या हुआ? वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है, भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है। इसके साथ जजमानी प्रथा की समाप्ति। अब मुद्रा के प्रचलन के कारण, जन जागृति के कारण जजमानी प्रथा भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग समाप्त हो चुकी है। जजमानी प्रथा का मतलब ये होता था कि जो उच्च जाति का व्यक्ति होता था वो निम्न जाति के लोगों से काम करवाता था और बदले में उसको अनाज, वस्तु या ज़रूरत पड़ने पर अन्य चीज़ें देता था। परंतु मुद्रा प्रचलन के कारण व्यक्ति एक व्यक्ति तक या जजमान तक सीमित नहीं रहे, अब अपनी स्वतंत्रता से, अपनी कुशलता से जो मर्जी व्यवसाय वो करने लगे, तो इससे जजमानी प्रथा है वो लगभग समाप्त हुई। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। जो निम्न, अछूत समझी जाने वाली जातियाँ थी उनको अधिकार दिए गए, उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए, सीटों का आरक्षण किया गया, उनको आर्थिक अधिकार दिए गए, सामाजिक अधिकार दिए गए, धार्मिक अधिकार दिए गए। मतलब हर तरह से उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। सरकार जागरूक हुई, जनता जागरूक हुई, लोग जागरूक हुए। इससे उनके अधिकारों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी अधिकारों में वृद्धि हुई। सवर्णों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। सबसे अच्छी बात यह रही कि जो उच्च जाति के लोग थे, जो सवर्ण लोग थे, उनके नज़रिए में भी परिवर्तन आया। अब वो व्यक्ति को जाति के आधार पर न देखकर उसकी कुशलता के आधार पर देखने लगे। ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन रहा, सकारात्मक बात रही, क्योंकि नियमों के द्वारा, दबाव के द्वारा किसी भी सामाजिक परिवर्तन को लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और यही जन जागृति या सकारात्मक तरीके से लागू किया जाए तो इसके परिणाम उत्साहवर्धक आते हैं। तो जो सवर्णों के, उच्च जाति के लोगों में निम्न जाति के लोगों के प्रति जो सकारात्मक नज़रिया देखने को मिला वो उत्साहवर्धक है। जातीय संस्तरण में परिवर्तन आया। पहले जो जातियाँ, वो जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव होता था। ब्राह्मण, उच्च, शूद्र, निम्न, वैश्य, बीच में, ये जो सिस्टम था जातीय संस्तरण का, इसमें परिवर्तन आया, क्योंकि अब आर्थिक आधार पर सामाजिक संस्तरण हुआ, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हुआ। जिसके पास, जिसकी आर्थिक, राजनीतिक,
अधिकार जिसके पास अधिक है उसकी परिस्थिति उच्च, और जिनके पास ये अधिकार कम है उनकी परिस्थिति निम्न। जाति का महत्व कम हुआ, व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ा। जातीय समितियों का गठन, अब जातीय समितियों का गठन भी हुआ। जातीय समितियों के गठन का तात्पर्य हुआ प्रत्येक जाति की अपनी समितियां बन गई और वो अपनी जाति के लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्यशील है। यदि उन जाति के लोगों पर किसी भी तरह की चोट पहुंचती है सरकार के द्वारा या अन्य जातियों के द्वारा, तो वो लोग संगठित होकर उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, एक आंदोलन के रूप में कार्य करते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये जाति व्यवस्था में वर्तमान समय में परिवर्तन हुए। इस कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, भारतीय समाज की हम बात करें तो जातीय आधार पर बहुत सारे प्रतिबंध है वो ढीले हुए हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो। अब जाति का महत्व कम हुआ है, सभी जाति एक दूसरे की जाति को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी है। इसमें परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई औद्योगिकरण ने, नगरीकरण ने, आधुनिकीकरण ने, वैश्वीकरण ने, पश्चिमीकरण ने, संस्कृतिकरण ने। इन सब चीज़ों ने इस जाति व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक तो आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है कि जाति है वो संस्कृत भाषा के किस शब्द से निकला है। जाति का अर्थ बताएं, 2 नंबर का। काष्ठा शब्द किस भाषा का शब्द है, 2 नंबर का। जाति संस्कृत भाषा के किस शब्द से निकला है। जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया। जाति को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, 16 नंबर का। जाति क्या है, इसके गुण और दोष बताइए, मेरिट और डीमेरिट, लाभ या हानियाँ, 16 नंबर का। जाति व्यवस्था से उत्पन्न ग्रामीण समस्याएं बताओ, 16 नंबर का। गुण दोषों के अंदर ये भी पूछ सकता है भी जाति व्यवस्था का भारतीय समाज पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अनुकूल प्रभाव पड़ा गुण, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा दोष। जाति व्यवस्था में वर्तमान काल में हो रहे परिवर्तनों पर एक नोट लिखो। तो ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं। आप किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।